में जानेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें जो चैप्टर 7 है आपका ज्योग्राफी का मैट्रिक के 10th क्लास में, या इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा परिवहन और टेलीकॉम इंडस्ट्री, यानी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री यानी कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को भी आपको समझना होगा। कम्युनिकेशन के बगैर परिवहन कंप्लीट, संचार के बगैर परिवहन कंप्लीट नहीं होता। ये एक दूसरे का रिश्ता यानी पूरक होते हैं, एक दूसरे से संबंध निभाते हैं। तो परिवहन को इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहते हैं और ये एक मूवमेंट होता है। ये क्या एक तरह का मूवमेंट होता है जो लाना ले जाना, यानी वस्तु के साथ साथ इंसान या मानव को, यात्री को लाने ले जाने को परिवहन कहते हैं। अब परिवहन जो है संभव किस वजह से होता है, ये लाना ले जाना। तो इसका विकास जो है परिवहन का जो ये संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव हो सकता है। और इस संचार में क्या आते हैं, सुचारू से जुड़ी हुई, जैसे संचार से ही जुड़ी, जैसे आपको रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमाघर, इंटरनेट, इसके वजह से ही आपका परिवहन और टेलीकॉम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम चलते हैं आगे। ये एक दूसरे की कड़ी मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो परिवहन है ट्रांसपोर्ट, इसके साधन के प्रकार हैं। स्थल है, जल है और वायु परिवहन। स्थल में ये 3 प्रकार से हैं, सड़क, रेल, पाइपलाइन। जल में ये 2 तरीके से होता है, आंतरिक परिवहन और समुद्रिक परिवहन। आंतरिक में ये घर के अंदर ही जहाज चलेगी और समुद्री माने इंटरनेशनल व्यापार को करेगी। अब ये जो वायु में आता है जहाज, ये जहाज घरेलू उड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ती है। ये पब्लिक के लिए भी है और ये प्राइवेट भी है, सार्वजनिक और निजी, यानी पब्लिक के लिए भी है, प्राइवेट भी है। अब अपना जैसे अंबानी का, सलमान खान का, शाहरुख खान का, इन लोगों का क्या होता है, निजी होता है, सार्वजनिक कोई पब्लिक तो नहीं बैठता है। इन लोगों का जेट जो होता है, जहाजें होती है, इनकी पब्लिक के लिए नहीं होती, निजी होते हैं इनकी। अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा परिवहन का वो सड़क परिवहन है। वो क्या है, सड़क परिवहन। और ये विश्व का दूसरा सबसे अधिक सड़क जाल है बिछा हुआ, और इसकी लंबाई 62.16 लाख किलोमीटर है। और ये पूरी दुनिया, चाइना के बाद भारत सेकंड नंबर पे आता है सड़क के बाद। ये डाटा आपको 2020 से 21 में प्रोवाइड किया गया। अब ये सड़क परिवहन में आपको सबसे पहले पढ़ना है, और ये सड़क परिवहन रेल परिवहन के मुकाबले कम खर्चा होता है। इसमें लागत जो है बहुत कम होता है, सड़क तुरंत बन जाता है। ये जो सड़क हमारा देख रहे हैं, आने और जाने के लिए जो रहता है, ये इधर से जाएगी और इधर से आएगी, है ना। आने जाने के लिए जो बनाया जाता है, ये सड़क बहुत कम खर्चे में बनाया जाता है और इसमें बहुत कम ही खर्चा होता है। पहाड़ पे भी बन सकता है, उबड़ खाबड़ ज़मीन पे भी बन सकता है। ये इसमें कुछ पॉइंट हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीन पे बन सकता है सड़क, ऊंचाई को निचाई में ढालकर सड़क बनाया जा सकता है। और ये घर घर तक पहुंचती है, ये सेवा उपलब्ध, घर घर सेवा उपलब्ध कराती है। और ये सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधन में बहुत ही उपयोगी और ये एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। और रेल परिवहन तथा वायु परिवहन ये एक बंदरगाहों से, ट्रैकों से जुड़ी रहती है, एक पोर्ट से जुड़ी रहती है। अब इसमें सबसे पहला सड़क परिवहन है जिसको गोल्डन क्वाड्रेटल सुपर हाईवे कहते हैं। ये हाईवे जो है 6 लाइन की होती है। इसमें हाईवे में 6 लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 लाइन होती है। इसमें गाड़ी के आने और जाने के लिए 6 लाइन होती है और इसमें स्पीड बहुत होती है। ये कहाँ है तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई से जोड़ती हुई 6 लाइन वाली सड़क है। और ये महाराजमार्ग की सड़कें होती हैं। और इसका प्रारंभ जो है परियोजना के तहत 2 कॉरिडोर के प्रस्ताव में किया। गलियारा माने होता है कॉरिडोर। प्रथम है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली, उत्तर दक्षिण से फैली हुई, यानी ऊपर से भारत के ऊपरी हिस्से से नीचे हिस्से तक, और यहाँ पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी चारों दिशा में ये फैली हुई है। जिसमें आपका द्वितीय में आपका आ जाता है पूर्व से पश्चिम गलियारा यानी कॉरिडोर से सिलचर से असम तक जुड़ी हुई है। सिलचर से असम तथा गुजरात तक जुड़ी हुई ये सड़क है और इन्हें मेगा सिटीज़ के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य है मेगा सिटी बनाने का, मेगा सिटी बनाने का उद्देश्य है। अब ये सड़क की देखरेख कौन करता है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के देखरेख में इसका रखरखाव किया जाता है, इसकी मरम्मत, इसके बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसको हम नक्शा से भी समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसके पॉइंट सबको सड़क परिवहन के। दूसरा है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का काम क्या है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ यानी लंबी दूरी से जुड़ता है और ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका रखरखाव CPWD के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा के अधिकार के क्षेत्र में ये आता है। ये सड़क ये राजमार्ग कितने में आता है तो राजमार्ग NH1 के नाम से जाना जाता है। ये ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। ये दिल्ली से अमृतसर के बीच तक की दूरी को शेरशाह राजमार्ग के नाम से जानते हैं या NH1 के नाम से जानते हैं। स्टेट हाईवे का काम क्या है, जो कैपिटल होता है, देश की राजधानी और जिला के मुख्यालय को जोड़ता है और इसे ही हम कहते हैं स्टेट हाईवे कहते हैं। और ये प्रशासनिक केंद्र के क्षेत्र में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है, जिसको हम PWD के नाम से, सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो सड़क का स्क्रीन के सामने फोटो दिख रहा है, ये आपका राजमार्ग में आता है।
ये अहमदाबाद से बड़ोदरा के बीच जो जा रही है सड़क, ये राजमार्ग के अंदर ही है। अब चलते हैं आगे। जिला राजमार्ग, ये राजमार्ग का काम क्या है? जिला के सड़कों से जुड़ना तथा मुख्यालयों से जुड़ना है, और ये प्रशासनिक केंद्र को जिला से जोड़ देता है, और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायी नगर जिला परिषद के अंदर में। अन्य सड़क भी जो बनती हैं, जो आवागम गांव से शहर, शहर से गांव तक जुड़ती हैं, और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाती हैं। और इसमें ये पक्की सड़क होती है। ये कौन सी सड़क होती है? ये प्रमुख पक्की सड़कें होती हैं, और इसमें सालों भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, सालों भर गाड़ियाँ चलती रहती है। अब इसको हम इस मैप को समझने के लिए थोड़ा वर्टिकल मोबाइल को करना पड़ेगा। वर्टिकल मोबाइल को कर देते हैं, जो आप थोड़ा समझने में आपको आसानी हो। तो देखिए, ये जो पीले रंग का लिखा हुआ है उसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ये क्या, एक देखिए चतुर्भुज का आकार लिया हुआ है, जो कहाँ से शुरू हो रहा है? दिल्ली से शुरू होते हैं, मुंबई आता है, हैदराबाद आ रहा है, देखिए मुंबई आ रहा है, यहाँ अहमदाबाद आया, मुंबई आया, और छोटे छोटे स्टॉपेज जो है उनसे जुड़ता हुआ, और यहाँ चेन्नई पे आके कोलकाता में मिल जाता है। तो इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। दूसरा है कॉरिडोर में, देखा उत्तर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका श्रीनगर से आपका तुतीनकोरी तक जो आ रहा है उसे कॉरिडोर कहते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो पूर्व से गुजरात से लेकर असम तक जाने वाले को पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आपको दिखेगा 5 पे, 5 से जो शुरू हो रहा है, जिसका हम राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं आगे, इसको फिर हम वर्टिकल कर लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे, बिना रुकावट कर देना, ठीक है। तो ये थी सड़कें, ये थी सड़कें जो आपको कॉरिडोर से जुड़ी हुई। देखो ये जो छोटी छोटी जो लाइन है उसे कॉरिडोर्स के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे जो श्रीनगर से जो तुतीनकोरी तक आया वो कॉरिडोर था। यहाँ गुजरात से शुरू होकर और यहाँ असम में जाता है, वो भी कॉरिडोर थे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। A1 भी सड़क था, उसमें भी आपको समय सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें उसे कहते हैं, जो ये स्क्रीन में फोटो दिख रहा है, ये बर्फीली इलाके वाली सड़कों को सीमांत सड़कें कहते हैं। सड़क भी बनाने में बहुत कठिनाइयाँ तो उतनी नहीं आती है, मगर ये सीमांत सड़कें की जो शुरुआत है 1960 में किया गया है इसका काम। ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में सामग्रिक महत्व सड़क की विकास करता था, और ये भी विकास में बहुत भूमिका निभाता है। अब आ जाते हैं यहाँ में थोड़ा सा आपको एक टनल्स है, अटल बिहारी टनल, जो दुनिया का सबसे बड़ा टनल है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग अटल टनल है, जो 9.2 किलोमीटर। ये टनल होती क्या है? तो टनल जो है ज़मीन के अंदर बनाया जाता है, ज़मीन के अंदर या समुद्र के नीचे बनाया जाता है, या पहाड़ के अंदर से ये टनल गुजरती है। तो ये टनल है सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। ये सुरंग पूरे साल मनाली की लोहाल से स्पिरिट घाटी से जुड़ता है। पहले ये घाटी जो है भारी बर्फबारी के कारण 6 महीना तक बंद रहती थी। ये 6 महीने तक अलग थलग यानी बंद रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधा के साथ बनाई गई है। और इसके बारे में डिटेल्स इससे आप वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये पहाड़ी रास्ते में जो सड़क की फ़ोटो है इस तरह। अब सड़क बनाने में जो मटेरियल्स यूज़ होता है, जिसको हम सामग्री कहते हैं, सड़क निर्माण में जो पदार्थों का आधार है, तो पहला ये 2 प्रकार से बांटा गया, पक्की सड़क, कच्ची सड़क में। पक्की सड़क में सीमेंट, कंक्रीट और चारकोल्स, और इसमें सालों भर गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं, 12 माह गाड़ियाँ इस पर दौड़ती रहती हैं। और कच्ची सड़क में जो पानी पड़ने से इसमें असुविधा हो जाती है, ये बहुत अनुपयोगी होती है। अब हम आते हैं रेल परिवहन में। रेल परिवहन जो है भारत में वस्तु तथा यात्रियों को ले जाने का एक प्रमुख साधन है। रेल परिवहन जो अनेक कार्यों में सहायक होता है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा व लंबी दूरी सामान का परिवहन आदि के लिए ये एक प्रमुख परिवहन है। और पिछले 150 वर्षों से अधिक इस समय भारतीय रेलवे में एक महत्वपूर्ण समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और ये अर्थव्यवस्था, भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक व कृषि तीव्रता गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारत में सबसे पहले रेलवे 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली, और ये जो दूरी थी 34 किलोमीटर की दूरी थी। ये अंग्रेज़ों के द्वारा ये चलाया गया था ये ट्रेन। उसके बाद भारतीय परिवहन में, रेल परिवहन में जो है 16 रेलवे प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, पुनः 16 प्रखंडों में। अब देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अतिरिक्त हैं। तो देखिए, रेल के रूट लाइन है, रेल की जो अभी तक संख्या है आपको दिया हुआ रेल लाइन्स की, तो 67,956 दिया हुआ है। ये लंबे अनेक गेज तथा पर तय किए जाते हैं। अगर ये पहली बड़ी लाइन जो है, इनको क्लियर लाइन देने के लिए 63,950 किलोमीटर की लाइन है। मीटर लाइन में मालगाड़ी वगैरह दौड़ती है, इनके के लिए 2402 है। और ये छोटी लाइन में आपकी लोकल गाड़ियाँ जो दौड़ती है, इनमें 1600 इसको रूट लाइन दिया गया है।
ये डेटा जो है आपके रेल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2019 से 20 में जारी किया गया। इनकी वेबसाइट है, इस पर आप जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके साथ साथ रेल परिवहन में भूमि कुछ जो इसके नुकसान जो हैं रेल परिवहन लगाने में जो दिक्कतें आती है वो भूमि सघन संख्या तथा घनत्व और संपन्न कृषि व प्रचार, क्योंकि रेल को खेत से भी पार करना पड़ता है, पहाड़ों से भी पार करना पड़ता है, नदियों से भी क्रॉस कराना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती है इसके ट्रैक को बिछाने में। तो इसमें बहुत सारी दिक्कत है, उबड़ खाबड़ है, रेल मार्ग है, पहाड़ी है, छोटी पहाड़ियाँ, सुरंगें आदि से होकर गुजरती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में दुर्लभ उछल, ये हिमालय में सबसे, और राजस्थान व गुजरात में जो है दलदली ज़मीन है, और मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र पाया जाता है, पेड़ है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन का निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री में उसमें सन्नाटी घाटी में दर्रा है, दरार जो पड़ा हुआ उसमें भी पार करना, इन सबों के बाद भी रेल ट्रैक क्या हो जाता है, धंस भी जाता है। मगर इन समस्याओं के बाद, इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी रेल परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे इस पैराग्राफ पर पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन जो है तो ये भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन परिवहन एक नया परिवहन का साधन है। पाइपलाइन परिवहन से होता क्या है कि ये पाइप पहले हमारे घर में जो नगर निगम का पानी पाइप से आता है, तो इसमें क्या बहा, तेल को, पेट्रोलियम को और गैस को बहाकर उसे तेल रिफाइनरी तक यानी रिफाइनरी सेंटर तक लाया जाता है। तो इसमें देखिए पाइपलाइन परिवहन का उपयोग शहरों उद्योग व पानी में पहुंचाने के लिए पहले किया जाता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम आदि तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशाला तथा उर्वरक कारखाने से बड़े ताप यानी थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाने में किया जाता है। ये ठोस से पदार्थ या तरल अवस्था में स्लरी में बनाकर उसे बहा दिया जाता है के द्वारा लिया जाता है। और सुदूर आंतरिक शोधनशाला जैसे बरौनी है, मथुरा है, आपका देखिए बरौनी है, मथुरा है, पानीपत है। बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन इसके चलने पर यह बहुत कम ही हानि देती है, बहुत ही कम हानि होता है। और ये 3 प्रमुख जालों से होकर गुजरता है। असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक पहुंचता है। ये आसाम से चालू होते हुए गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक पहुंचता है। और इसकी प्रमुख शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया से दूसरे राजबंद में मैरीगांव तक और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक यानी बंगाल तक ये चला जाता है। और गुजरात के सलिया तीसरे में आता है। गुजरात के सलिया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जलंधर तक पहुंचता है। इसके अन्य शाखाएं बदौला से निकलती हुई कोयली और चक्सू अन्य स्थानों तक जुड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए पाइपलाइन परिवहन और रेलवे लाइंस के बारे में जुड़ा हुआ। तो देखिए रेलवे तो बहुत बड़ा है, रेलवे लाइन, और इसके मुख्यालय भी है ना, इसके मुख्यालय रेल मार्ग और पाइपलाइन दोनों इसमें जोड़ के बताइए। बहुत सारा है रेलवे का लाइन से, जहाँ जहाँ पर पॉइंट बना हुआ है वो उसके रुकने का स्टॉपेज होता है। जहाँ पर जो ये ब्लैक पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ब्लैक वाला, यहाँ पर रेल रुकता है। ये झांसी में रुक रहा है, जयपुर में रुकेगा, दिल्ली में रुकेगा, और भटोडरा में रुकेगा, देहरादून में रुकेगा, ये उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ये ऐसे बहुत बड़ा संजाल है रेल लाइंस का। और उसके बाद हम आते हैं पहली जो पाइपलाइंस की जो है शुरुआत है 1700 किलोमीटर लंबी जो है, जिसे हिजारा विजय जगदीशपुर HP क्रॉस कंट्री पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी उत्तर भारत से विभिन्न राज्य बिजली और उद्योग के परिसर से जोड़ता है। ये इतने किलोमीटर से ये बढ़ाकर 18,500 तक हो गया, 18,500 तक किया गया। जल परिवहन में देख लेते हैं। जल परिवहन की यात्रा जो है बहुत लंबी है। भारत के जो प्राचीन काल से जो है इसकी यात्रा की जाती है, और ये लगभग जो है अंतरिक्ष में जो है 14,500 किलोमीटर लंबा है। और केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग जो है मशीनीकृत नौका द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, ये देखिए पहला पाइपलाइन, ये है पहला जल परिवहन। ये देखिए इसमें बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत आसानी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह को गाड़ी को कैसे। ये आंतरिक जल परिवहन के नाम से जाना जाता है। और ये भारत सरकार द्वारा जो है ये जल मार्ग को घोषित किया गया। हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच जो जल मार्ग है वो 1620 किलोमीटर लंबा है, और नौगमय जल संख्या 1 में आता है। और सिदिया व धुबरी के मध्य जो है 891 किलोमीटर है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी जल मार्ग ये नौगमय जल संख्या 2 पर आती है, जल मार्ग 2 पर आती है। और केरल के पश्चिमी तट से नहर कोट्टमपुरम से कोल्लम तक की जो उद्योग मंडल तक, और
चंपकरा नहर से लेकर 205 किलोमीटर, ये 3 पे आती है। और काकिंडा से पुडुचेरी तक का जो नहर है वो जल संख्या कितने में आता है, इतना लंबा है, ये जल संख्या 4 में आ जाता है। ये कितने में आता है, जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं आगे समुद्री वाले में। तो माताई नदी, महानदी और डेल्टा, चाइना और ब्रह्मपुत्रा नदी और पूर्वी तट नहर के साथ ब्रह्मपुत्रा नदी का विस्तार है जो 588 किलोमीटर है। और ये कितने में आ जाता है, तो राजमार्ग 3 में, जलमार्ग 3 में आ जाता है। कुछ अन्य जलमार्ग जो है जिन पर जो पश्चकाल होती हैं वो भी लगभग 95% जो देश में व्यापार जो है वो इसके के कारण होती है। 95% जो है समुद्रों द्वारा ही होता है। और प्रमुख समुद्री जो बंदरगाहें हैं वो पहला है भारत की कितना है 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटीय रेखा है। ये 12 प्रमुख है और 200 मध्यम व छोटे बंदरगाह हैं। ये प्रमुख बंदरगाह 95% विदेशी व्यापार को संचालित यानी कॉमर्शियल में काम करती हैं ये बंदरगाहें। और स्वतंत्र भारत के बाद भी जो गुजरात के कंडला से जो है ये इंटरनेशनल बंदरगाहें होती हैं जिसमें मालों का आयात निर्यात दोनों चीज़ होता है, सामान का आयात निर्यात दोनों ही होता है। मुंबई में भी है, ये भी आपको पढ़ा दे रहे हैं। मुंबई का जो है बंदरगाह में जहाज़ ट्रक से ले जाती है ये सामान सबको, ट्रकों को इसके अंदर जहाज़ के अंदर भरा जाता है और विदेश ले जाया जाता है, विदेश को ले जाया जाता है। आगे इसी तरह यहाँ पर भी है, इसी तरह यहाँ पर भी लोह उद्योग को भी ले जाता है, लोह ओर्स को भी ले जाता है। जैसे कर्नाटक में जो ओर्स होते हैं, लोहा का जो स्टील्स होता है लोहेस, वो 50% ले जाया जाता है कर्नाटक से। कर्नाटक से विदेशों में भेजा जाता है। न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है उमेंद्र खानों से जो ले जाया जाता है लोहा वगैरह को ले जाते हैं। और ये बड़े आकार वाले वर्गों में जो बड़की जहाज़ें हैं उनसे तूतीनकोरी तक ले जाया जाता है। और न्यू मैंगलोर जो टैंकर द्वारा कच्चा तेल भी ले जाया जाता है। अब आते हैं हम वायु परिवहन में आ जाएंगे। और अब थोड़ा सा पूछ लेता है कि कलकत्ता में जो बंदरगाह है जिसे के नाम से रिवेंस कहते हैं, यानी रिवेरेंस भी कहा जाता है, नदी स्थलीय नदी कलकत्ता के बंदरगाह को। और इसमें ज्वार ही उठता है, यानी पानी में उतार चढ़ाव होता है, पानी के ऊपर जाती है ढेव मारता है। अब आते हैं वायु परिवहन जो बहुत ही महंगा है, ये आम पब्लिक के बस की बात नहीं, ये बहुत ही स्पीड में चलती है और ये प्रतिदृष्टा परिवहन का साधन है। इसके द्वारा बहुत दूरी को बहुत कम समय में बड़े बड़े पहाड़ों जंगलों को फाड़ते हुए रास्ते समुद्रों को बड़ी समुद्र को पार कर दिया जाता है। वायु परिवहन के अभाव से उत्तर के पूर्वी राज्यों में विषय में सोचे तो जहाँ बड़ी नदियाँ हैं, विशाल है, धरातल है, घने जंगल हैं और बड़े सामान्य बात है और यहाँ वायु परिवहन का उपलब्ध किया जाता है। यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर का एक फ़ोटो दिया हुआ है जिसे इसमें फ्यूल्स भरा जा रहा है, हेलीकॉप्टर से फ्यूल भरा, ये प्राइवेट से है ना, प्राइवेट है। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया जिसे एयर इंडिया और इंटरनेशनल हवाई उड़ान, एयर इंडिया घरेलू उड़ान को करती थी और इंटरनेशनल जो उड़ान जो सेवा है वो इंडिया एयरलाइंस के हाथों में हो गया। पवन हंस हेलीकॉप्टर भी जो है वो दोनों सुविधा देता है। अब देखिए इसमें जो है कुछ इंटरनेशनल बंदरगाह है और हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसको समझने के लिए वीडियो को वर्टिकल करना पड़ेगा, वीडियो को क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए जहाँ पर जहाज़ की फ़ोटो है वो का इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। जैसे पहला अमृतसर में राजा सांसी हवाई अड्डा, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पर देखिएगा ये बंदरगाह है कोंडला में बंदरगाह है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा और दो बंदरगाहें हैं कोलकाता में, दो बंदरगाह हैं, जिसे हल्दिया में भी है, सुभाष चंद्र बोस भी बंदरगाह। मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इंटरनेशनल। और गोवा के मारगोवा में एक बंदरगाह। हैदराबाद में क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। और आपका न्यू मैंगलोर में जो है बंदरगाह है, इंटरनेशनल बंदरगाह है। और चेन्नई में है बंदरगाह, चेन्नई में बंदरगाह भी है और एयरपोर्ट भी है। इस बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं, मीलकम बंदरगाह के नाम। तूतीनकोरी में जो है, तूतीनकोरी में पहले है कोच्चि में देखिएगा, यहाँ कोच्चि में बंदरगाह है और तूतीनकोरी में बंदरगाह है। और तिरुवनंतपुरम में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो ये था आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड बंदरगाह के बारे में था। ये विशाखापट्टनम में भी है बंदरगाह है ना, विशाखापट्टनम, यहाँ जो नाव बनी हुई है वो बंदरगाह, जहाज़ बनी हुई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। अब चलते हैं फिर आगे।
बिना रुकावट करना है, कोई रुकावट ना होना चाहिए। ये हो गया, चलते हैं हम आगे। अब जो है कुछ टेलीफोन बूथ का भी इस्तेमाल राज्य मार्ग तल आपातकालीन कॉल बॉक्स लगा दिया जाता है, जिससे आप अपने परिवार के सदस्यों को फ़ोन कर सकते हैं। ये लिमिटेड प्राकृतिक गैस जिसे कहते हैं आयोग, इसकी आप्ततलीय संक्रिया तथा आगमय दुर्लभ भूमि और जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आंतरिक क्षेत्र में हेलीपैड की सेवा उपलब्ध कराए। एयर इंडिया से जुड़ी कुछ बातें जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये हवाई यात्रा व्यक्तियों की बस की सभी व्यक्तियों की बस की बात नहीं होती। आम सेवाओं को आम आदमी उपलब्ध कराने में विशेष प्रबंधन किया जाता है, बहुत पैसा लगता है। अब हम चलते इससे टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री यानी संचार सेवाएं। संचार सेवा जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पहले ज़माने में आप ताली बजाकर सूचना दिया जाता था, आपके ज़माने में फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, मेल आ गया, आपका क्या आ गया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम आ गया, टेलीग्राम है, फैक्स है। वो अब पेपर वेपर के ज़माने ख़त्म हो गए। पहले पोस्ट का काम चलता था, डाकिया का, पोस्ट का। भारत में 1837 में सबसे पहला डाक विभाग भारत में बनाई अंग्रेजों के द्वारा, फिर उसे 57 के तहत भारतीय द्वारा बनाया गया। तो ये पोस्ट का काम था, लिफाफा ले जाना, कार्ड ले जाना, कार्ड के अंदर लिफाफाएँ जाती थी, है ना, लिफाफा चिट्ठियाँ जाती थी, ये काम करता था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ, जिसमें ये चैनल, राजधानी हो गया, मार्ग हो गया, मेट्रो हो गया, चैनल हो गया, ग्रीन चैनल हो गया। और इसमें डिजिटल भारत का एक ज्ञान आधारित है, जिसमें भारत को तैयार करने के लिए विशाल कार्यक्रम डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, इंटरपोल जो कहा जाता है ना। तो ये है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना, जिसे डिजिटल भारत कहते हैं। और ये किस पे आधारित है, तो समझ और टेक्नोलॉजी का केंद्र रखकर इसमें बदलाव किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। ये जो संचार का काम है वो बिजनेस पर है। भारी चैनल चलते हैं, दस्तावेज है, दूर संचार तंत्र महाद्वीपों अग्रणीय है, और इसमें टीवी, दूरभाष से मोबाइल, ये सब चीज़ आता है, एक दूसरे का जुड़ाव होता है। आकाशवाणी रेडियो भी बहुत पॉपुलर है, ऑल इंडिया रेडियो उसके नाम से जानता है, और इसमें भाषाएँ होती हैं, हिंदी, उर्दू सब तरह में टेलीकास्ट किया जाता है। ये मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और खेल जगत से संबंधित काम से सूचना देती है। मनोरंजक के साथ साथ खेल जगत। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र, सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है, और ये पत्रिकाएं के होने से नाते जैसे मासिक, सप्ताह आदि कई प्रकार से होती है। समाचार पत्र जो है 100 भाषा में छापी जाती हैं, बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी प्रथम स्थान पर है, उसके बाद अंग्रेजी व उर्दू समाचार पत्र है। भारत में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पाद भी किया जाता है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है, जो सेंसर बोर्ड जिसे कहते हैं, सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट भी आधारित है, जिसमें फिल्मी दुनिया को पास किया है। अब इंटरनेशनल व्यापार में आपका एक जगह से, एक देश से दूसरे देश के बीच के व्यापार को इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी राज्य व देश के व्यक्तियों के बीच का जो वस्तु का आदान प्रदान होता है, व्यापार कहलाता है। और समुद्र के रास्ते सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल व्यापार होता है, क्योंकि ये सतवा, और व्यापार के लिए सबसे बड़ा जगह होता है बाज़ार। अब शहरों में, कस्बे, गांव में भी व्यापार होता है। और व्यापार से तो अब तो जानते हैं, बहुत ही आयात निर्यात से देश का इकोनॉमिकल पावर होता है। अब विश्व के भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत का व्यापारिक अच्छा संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रासायनिक एवं उत्पादित कृषि संबंधित उत्पाद होते हैं, जैसे हीरे, रत्न जैसे सोना चांदी जो होता है, और दवाइयाँ होती है, और संबंधित उत्पाद कृषि, चावल वगैरह। ये रिपोर्ट किसके आधार है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, अब आते हैं पर्यटन में। भारत में आयात में भारत जो दूसरे से लेता है वस्तु में कच्चा पेट्रोलियम लेता है, जैसे भारत ईरान से क्या लेता है, पेट्रोलियम लेता है। रशिया से भी लेता है, रशिया से भी पेट्रोलियम लेता है, और सऊदी से बहुत कम ही लेता है। और तथा उत्पाद, रत्न, जवाहर आधारित वस्तुएं, मशीन, कृषि, अन्य शामिल है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरता है, और सूचना टेक्नोलॉजी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, यानी विदेशी करेंसी को अपने देश में लाता है। अब समझते हैं टूरिस्ट का नाता भारत से अधिक है। भारत दुनिया भर में 2006 के आंकड़े के हिसाब से
2006 के रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है चौथे स्थान पे टूरिस्ट में आता है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत विदेश से बहुत ही टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो इलाज कराने आए, भारत का ताजमहल देखने आए, घूमने आए, यहाँ की प्राकृतिक विरासत को देखने आते हैं, और यहाँ के प्राकृतिक जो नेशनल जो प्लेस होते हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, आपका बहुत अकबर का महल है फतेहपुर सिकड़ी में, ये सब चीज़ देखने आते हैं। बहुत सारा मंदिर है, आपका जामा मस्जिद देखने आते हैं। ये सब इको टूरिस्ट कहलाता है। इको टूरिस्ट यानी भारत की टूरिज्म कहलाता है, जो रोमांचक पर्यटन, सांस्कृतिक, चिकित्सा तथा व्यापार पर्यटन में आते हैं। और ये पर्यटन हमें बहुत ही कमाई देते हैं, इकोनॉमिकल मजबूत करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से। आप देखिए यहाँ पर एक पेपर में रिपोर्ट छपा हुआ है कि बुलंद होता जा रहा है मेडिकल टूरिज्म भारत में बहुत सारे लोग इलाज कराने भी आते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, और गोवा के जो में है सबसे ज़्यादा घूमने आते हैं, गोवा के जो मैगोबिन तट पर, गोवा वाले बीच पर। और देखिए भारत जो चौथे स्थान पे आता है, ड्रीम ऑफ द डेस्टिनेशंस कहते हैं। इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th हॉलीडे हेवंस, और ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में चौथे स्थान पे इंडिया टूरिस्ट में आ रहा है। भारत में एक विरासत प्रोजेक्ट भी तैयार करें। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको खुद से कर लेना है, हमको हिंट कर दे रहे हैं। इसमें होगा गुजरात से सिलचर से बंदरगाह होता है, और दूसरा देखिए निम्न में से कौन वातावरण है, तो पाइपलाइन को कहते हैं, ये ज़मीन के अंदर चलता है, इसे वाहन तंत्र अंतर का परिवहन कहते हैं, इंटरनल। और देखो जयपुर हाजीपुर से जो जोड़ने वाला है, तो वो कौन नहीं जुड़ता है, महाराष्ट्र गुजरात तो जुड़ता है, उत्तर प्रदेश नहीं जुड़ता, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं जुड़ता है। इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है जो तटीय स्थल में अधिकतम गहरी विशाखा तूतीनकोरी होना चाहिए, तूतीनकोरी अंदर तक जाता है, ठीक है, अंदर तक जाता है। निम्न में से कौन परिवहन भारत का प्रमुख साधन है, तो सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोगी। निम्न में से किस शब्द का व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के बीच होता है, दो देशों के बीच होता है, देशों के बीच। अब 30 वर्ड में लिखना है इन सबका सवाल। सड़क परिवहन पे 3 गुणों को लिखें। रेल परिवहन कहाँ है, फिर आपका कॉरिडोर पूछेगा, कॉरिडोर उत्तर से पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर से देखिए आपके जो उत्तर से, ये जो भारत का नक्शा 4 दिशा में डायरेक्शन कर दीजिए, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है, तो कहता है उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, उत्तर से दक्षिणी। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के कॉरिडोर को कहते हैं उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर कहते हैं। ये NA1 में आता है, ये सब आपको याद रखना था वहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।